हाथों में एक साधारण सा झोला लिए जिला अधिकारी काव्या शर्मा अपना भेष बदलकर बिना किसी अंगरक्षक और सरकारी तामझाम के शहर के मुख्य बाजार की ओर जा रही थीं। उनका उद्देश्य था अपनी आंखों से यह देखना कि प्रशासन की व्यवस्था आम आदमी के साथ वास्तव में कैसा व्यवहार करती है। टहलते हुए उनकी नजर चाट के एक पुराने ठेले पर पड़ी, जिसे रामचरण नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़े उत्साह से चला रहा था। वह फुर्ती से धोने तैयार कर ग्राहकों को पकड़ा रहा था। रामचरण के माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मेहनत की कमाई का सुकून था। काव्या ठेले के पास जाकर रुकीं और बोलीं, काका, एक प्लेट बढ़िया चाट बनाना। रामचरण ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, हाँ बिटिया, अभी लो। तीखा कम रखूं या तेज मसाला चाहिए? काव्या की आंखों में चमक आ गई। बोली, काका, एकदम मसालेदार बनाना, जिसे खाकर मजा आ जाए। रामचरण ने कहा, बस अभी लो बिटिया। और फिर उसने अपनी हुनरमंदी दिखाई। आलू, मटर, खट्टी मीठी चटनी और मसालों का ऐसा मेल तैयार किया और सजाकर काव्या की ओर बढ़ा दिया। काव्या ने अभी पहला निवाला लेने के लिए दोना हाथ में उठाया ही था कि बाजार का शोर अचानक थम गया। 2 भारी पुलिस जीपें सायरन बजाती हुई वहां आ थमीं। उनमें से 3 सिपाही और एक रौबदार दारोगा बलवंत सिंह नीचे उतरे। उनकी जीप ठीक रामचरण के ठेले के सामने रुकी। बलवंत सिंह अपनी मूंछों को ताव देते हुए भारी कदमों से आगे बढ़ा और रामचरण को घूरते हुए कड़क आवाज में बोला, क्यों बे रामचरण, आज फिर तूने अपनी दुकान यहां सजा ली? तुझे कितनी बार समझाया है कि सड़क पर धंधा मत कर, पर तेरे कान पर जूं नहीं रेंगती। रामचरण का खिला हुआ चेहरा पल भर में फक पट डच गया। उसने कांपते हाथों को जुड़धाकर कहा, साहब, गरीब आदमी हूं, पेट पालने के लिए कोने में ठेला लगाया है, इससे किसी को तकलीफ नहीं हो रही साहब। दारोगा बलवंत सिंह ठहाका मारकर हंसा, तकलीफ नहीं हो रही? अब तू हमें कानून सिखाएगा? और इस हफ्ते का चढ़ावा कहां है? लगता है आजकल कमाई ज्यादा हो रही है, तभी जुबान चल रही है। रामचरण गिड़गिड़ाया, नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। अभी तो बोहनी भी ठीक से नहीं हुई। शाम तक जो भी कमाऊंगा थाने में पहुंचा दूंगा सरकार। ये सुनते ही दारोगा बलवंत सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शाम तक? तू हमें इंतजार कराएगा? रामचरण कुछ सफाई देता, उससे पहले ही सिपाही धनीराम ने आव देखा न ताव ठेले पर रखा दही का बड़ा बर्तन उठाकर सड़क पर पटक दिया। सारी दही नाली में बह गई। इसके तुरंत बाद दारोगा बलवंत ने अपनी भारी बूट वाली लात ठेले पर दे मारी। पूरा ठेला पलट गया। आलू, मटर, पापड़ सब सड़क की धूल में मिल गए। रामचरण की दिन भर की मेहनत और उसकी बेटी की दवा का पैसा सब मिट्टी में मिल गया। वह सड़क पर बैठकर अपनी बिखरी दुनिया को समेटने की नाकाम कोशिश करने लगा और जार जार रोने लगा। यह दृश्य देखकर काव्या शर्मा का संयम टूट गया। एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में उनका खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और अपनी आवाज सख्त करते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है? एक गरीब की रोजी रोटी को लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? काव्या की आवाज सुनकर दारोगा बलवंत सिंह और उसके साथी हक्के बक्के रह गए। बलवंत ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण सूट पहने महिला उसे टोक रही थी। वह व्यंग्य से हंसा, ओहो, देखो तो आज समाज सेवा करने कौन आया है। ए बीवी, तुम कौन हो? इसकी रिश्तेदार लगती हो। जाओ अपना रास्ता नापो, यहां नेतागिरी मत दिखाओ। सिपाही धनीराम ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मैडम शहर में नई है, इन्हें पता नहीं कि दारोगा बलवंत सिंह का राज चलता है यहां। काव्या ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं। मैं पूछती हूं कि किस कानून ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? यह कानून का पालन नहीं, बल्कि वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी शब्द सुनते ही बलवंत सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भरे बाजार में एक औरत ने उसकी हेकड़ी को चुनौती दी थी। उसका चेहरा तमतमा गया। वह चिल्लाया, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और बिना किसी चेतावनी के उसने अपना भारी हाथ उठाया और काव्या शर्मा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद भिद्ध सन्न रह गई। काव्या के गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए। कान में सन्नाटा छा गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस वाला खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा सकता है। रामचरण तो डर के मारे सुन्न हो गया था।
पुलिस वाले अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय हंसने लगे। बलवंत ने हाथ झाड़ते हुए कहा, अब आया मजा। पुलिस से जुबान लड़ाने का यही इनाम मिलता है। काव्या ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उन्हें अपमान महसूस हो रहा था, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे थे। तभी सिपाही धनीराम ने काव्या का हाथ दबोच लिया। साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहां इसकी सारी हेकड़ी निकालेंगे। बलवंत ने हुंकार भरी। हां, डालो इसे गाड़ी में। काव्या को धकेलते हुए जीप में बैठाया गया। भीड़ तमाशाबीन बनी रही। किसी में दारोगा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। काव्या ने सोचा कि अभी अपनी पहचान बता दूं तो ये सब उनके पैरों में गिर पड़ेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, अगर आज मैंने वर्दी का रोब दिखाया तो सच छिप जाएगा। मुझे देखना है कि ये व्यवस्था एक आम बेसहारा औरत को किस हद तक तोड़ सकती है। रास्ते भर सिपाही भद्दे मजाक करते रहे। बड़ी आई थी नेता बनने, धनीराम बोला। अब थाने में पता चलेगा। किसी ने कहा, जरूर घर से भागी हुई होगी, तभी इतनी जुबान चल रही है। काव्या सब सुनती रहीं, हर चेहरे और हर शब्द को याद करती रहीं। थाने पहुंचते ही उन्हें घसीट कर उतारा गया। बलवंत ने आदेश दिया, बंद करो इसे औरतों वाली हवालात में। एक महिला सिपाही ने, जो नाम मात्र की पुलिस वाली लग रही थी, काव्या को धक्का देकर काल कोठरी में डाल दिया और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। हवालात का माहौल किसी नरक से कम नहीं था। सीलन भरी बदबू, कोने में पड़ा गंदा कंबल। वहां पहले से दो और महिलाएं डरी सहमी बैठी थीं। एक करीब 45 साल की सुमित्रा थी और दूसरी 22 साल की नीतू। काव्या को देखकर सुमित्रा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटी, तुझे क्यों पकड़ा? क्या गुनाह किया तूने? काव्या ने गाल की जलन को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैंने एक गरीब की मदद करने की कोशिश की थी, बस यही मेरा गुनाह है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। इस देश में गरीबों और कमजोरों के लिए कोई कानून नहीं है बेटी। अगर तेरे पास पैसा और सिफारिश नहीं है तो ये तुझे नोच खाएंगे। नीतू रोते हुए बोली, दीदी, ये लोग जानवर हैं। मैंने अपने शराबी पति की शिकायत की थी, उल्टा ससुराल वालों ने मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। सुबह से मार रहे हैं, कह रहे हैं जुर्म कबूल कर लो। काव्या का दिल बैठ गया। यह थी जमीनी हकीकत। कुछ देर बाद दारोगा बलवंत सिंह पान चबाता हुआ सलाखों के पास आया। उसने काव्या को घूरते हुए कहा, क्यों मैडम, कैसी लगी हमारी मेहमान नवाजी? काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, दारोगा, तुमने बहुत गलत किया है। तुमने वर्दी को दागदार किया है। बलवंत ने सलाखों पर थूका, ज्ञान मत बांट, चुपचाप इस कागज पर दस्तखत कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और शराब के नशे में हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा। काव्या ने कागज को देखा तक नहीं। मैं किसी झूठे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। बलवंत क्रूरता से हंसा। नहीं करेगी? ठीक है, स्टिच यहीं। हमारे पास और भी तरीके हैं मनाने के। उसने इशारा किया। सिपाही धनीराम और एक अन्य सिपाही रमेश अंदर आए और काव्या को बालों से पकड़कर घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे की ओर ले गए। काव्या चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये गैर कानूनी है। लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अंधेरे कमरे में बलवंत हाथ में पट्टा लेकर खड़ा था। अब बता, उसने पट्टा हाथ पर मारते हुए कहा। दस्तखत करेगी या चमड़ी उधेड़ दूं? काव्या का धैर्य अब जवाब दे रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा, लेकिन याद रखना, एक एक चोट का हिसाब देना पड़ेगा। बलवंत ने जैसे ही हाथ उठाया, बाहर से किसी के आने की आहट हुई। दरवाजा खुला और एक डिप्टी एएसपी, डीएसपी स्तर का अधिकारी अंदर आया। यह क्या शोर है बलवंत? बलवंत ने झट से पट्टा छिपा लिया। कुछ नहीं सर, यह औरत बहुत उपद्रवी है। सड़क पर हंगामा कर रही थी, मान ही नहीं रही। काव्या ने तुरंत कहा, सर, अगर आप कानून जानते हैं तो आपको पता होगा कि रात में किसी महिला को बिना महिला पुलिस के इस तरह प्रताड़ित करना अपराध है। अधिकारी ने काव्या के आत्मविश्वास को देखा। उसे कुछ खटका, लेकिन उसने मामले को रफा दफा करना बेहतर समझा। उसने बलवंत से कहा, बिना सबूत ज्यादा सख्ती मत करो, इसे वापस लॉकअप में डालो, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। काव्या को वापस हवालात में धकेल दिया गया।
रात भर उन्हें खाने के नाम पर सूखी रोटियां और गंदा पानी मिला। मच्छरों और गंदगी के बीच काव्या पूरी रात जागती रहीं। वह सोच रही थीं कि एक आम औरत के लिए न्याय पाना कितना असंभव है। यह रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह दारोगा बलवंत सिंह फिर आया। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। चल, तेरी किस्मत अच्छी है। जमानत हो गई। काव्या हैरान थी। जमानत किसने कराई? बलवंत हंसा। कोई पत्रकार आई है। शायद कल का तमाशा किसी ने उसे बता दिया। तेरे जैसे लोगों की मदद को कोई ना कोई पागल आ ही जाता है। चल निकल। काव्या को बाहर लाया गया। थाने के रिसेप्शन पर एक युवा पत्रकार स्नेहा कैमरा लिए खड़ी थी। स्नेहा ने काव्या को देखते ही सवाल पूछना चाहा। मैडम, पुलिस ने आपको क्यों? तभी सिपाही धनीराम ने उसे धक्का दिया। एक कैमरा बंद कर, यह थाना है, न्यूज रूम नहीं। भागो यहां से। बलवंत भी चिल्लाया। निकल यहां से औरत, जमानत मिल गई ना, अब ड्रामा मत कर। काव्या वहीं जम गई। उनकी नजर थाने के कोने में बैठी एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी जो अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा रही थी और मुंशी उसे गालियां दे रहा था। काव्या का सब्र अब खत्म हो चुका था। वह धीरे से पलटी। उनकी आवाज में अब एक अलग ही ठहराव और अधिकार था। बलवंत सिंह। दारोगा चौंक गया। एक मामूली औरत उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। काव्या ने सिपाही धनीराम, रमेश और सुरेश की तरफ देखा। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल निकाला। पुलिस वाले घबरा गए। बलवंत चिल्लाया, छीन लो इसका फोन। धनीराम आगे बढ़ा, लेकिन काव्या ने उंगली उठाकर उसे वहीं रोक दिया। अपनी हद में रहो सिपाही। उनकी आवाज में ऐसी सत्ता थी कि धनीराम के पैर वहीं जम गए। काव्या ने फोन मिलाया और स्पीकर ऑन कर दिया। कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए काव्या, शर्मा बात करना चाहती हैं। रिसेप्शनिस्ट की घबराई आवाज आई। जी मैडम, 1 मिनट। अगले ही पल फोन पर एक भारी और चिंतित आवाज गूंजी। काव्या जी, आप ठीक तो हैं? आपने इस नंबर से कॉल किया, सब खैरियत? काव्या ने बलवंत सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोतवाली थाने में हूं। मैं यहां की मेहमान थी। पूरी रात आपकी हवालात में गुजारी है। उधर सन्नाटा छा गया। क्या आप हवालात में थीं? आप मजाक कर रही हैं मैडम? बलवंत सिंह से पूछ लीजिए सर। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया और झूठे केस में अंदर कर दिया। मैं चाहती हूं कि आप तुरंत आईजी साहब के साथ यहां पहुंचे। इस थाने की सफाई की सख्त जरूरत है। मैडम, मैं 5 मिनट में फोर्स के साथ पहुंच रहा हूं। कमिश्नर की आवाज में हड़कंप था। फोन कट गया। अब थाने में मरघट जैसा सन्नाटा था। दारोगा बलवंत सिंह का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़े डीडीएच गया था। उसके होंठ फड़फड़ाए। मैडम, आप? काव्या शर्मा ने अपने बिखरे बालों को संवारा और 2 कदम आगे बढ़कर बलवंत की आंखों में आंखें डालीं। मैं काव्या शर्मा हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। ये शब्द थाने में बम की तरह गिरे। बलवंत सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिपाही धनीराम मूर्ति की तरह अकद्दा गया। पत्रकार स्नेहा ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया। बलवंत कांपते हुए घुटनों के बल गिर पद्धा। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था। मेरे बच्चों का वास्ता मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। तभी बाहर सायरन की गूंज सुनाई दी। पुलिस की गाड़ियों का काफिला थाने के बाहर रुका। कमिश्नर और एसएसपी दौड़ते हुए अंदर आए और काव्या की हालत देखकर सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत सैल्यूट किया। मैडम, यह क्या अनर्थ हो गया? काव्या ने बलवंत की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस वर्दी की आरडीडीएच में क्या करती है। इस आदमी ने न केवल एक गरीब का ठेला तोड़ा, बल्कि जब मैंने विरोध किया तो मुझे थप्पड़ मारा। कमिश्नर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बलवंत अब गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, पहचान नहीं पाया। काव्या गर्जी। यही तो समस्या है बलवंत। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैं मुजरिम थी, बल्कि इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम ना होती तो आज मेरा क्या हश्र होता? क्या सुमित्रा और नीतू जैसी औरतों की कोई सुनवाई नहीं है? काव्या ने सख्त आदेश दिया। कमिश्नर साहब, दारोगा बलवंत सिंह, सिपाही धनीराम, रमेश और सुरेश को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन पर मुझ पर हमला करने
गैरकानूनी हिरासत और सरकारी पद के दुरुपयोग का आपराधिक मामला दर्ज होगा। रामचरण के नुकसान की पूरी भरपाई इनके वेतन से होगी। बलवंत सिंह जमीन पर लेटकर रोने लगा, लेकिन अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। काव्या ने आदेश दिया, सबसे पहले सुमित्रा और नीतू को सम्मान सहित रिहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भेजी जाए। थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। रामचरण भी वहां खद्दा था, उसकी आंखों में आंसू थे। काव्या उसके पास गई। रामचरण ने हाथ जोड़ लिए। काव्या ने उसके हाथ थामे और कहा, काका, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मेरे प्रशासन ने आपको दुख दिया। मैं वादा करती हूं आपका ठेला वापस मिलेगा और आपको पक्का लाइसेंस भी दिया जाएगा। अब कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। रामचरण रो पड़ा। बिटिया, आप तो साक्षात देवी हैं। काव्या ने कहा, मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। जब तक हर आम आदमी को थाने में सम्मान नहीं मिलेगा, मेरा काम पूरा नहीं होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल MKS स्टोरी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।